डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स के मतलब पढ़ेंगे, जो स्टैटिस्टिकल में बहुत बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये भी देखेंगे कि जो मेजरमेंट लेवल्स होते हैं वेरिएबल्स के, उनको हम किस तरह ग्राफ्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप का डाटा हो तो आपको कौन सा ग्राफ ज़्यादा बनाना अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्या है। ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा, complex डेटा इन प्रेजेंटेबल फॉर्म, एंड सेकेंडली कि जो आप ग्राफ बनाते हैं उसका पर्पज़ ये भी है कि आप उससे कोई मीनिंगफुल जो है वो वे में उसे प्रेजेंट कर सकें या उससे इजीली उस डेटा की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, इजीली इंटरप्रेट कर सकें इवन, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्राफ ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, वो बार ग्राफ है, सिंपल बार ग्राफ। बार ग्राफ में भी आगे कई टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा एक सिंपल बार ग्राफ और दूसरा मल्टीपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ को आज देख लेते हैं। सिंपल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और यूजुअली ये नॉमिनल डाटा के लिए ग्राफ बनाया जाता है, यानी सिंपल बार ग्राफ नॉमिनल डाटा के लिए होता है, जहाँ पे कैटेगरीज जो है ना वो डाटा की बना दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार बना रहा हूँ मेल्स के लिए, ठीक है। मेल स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ कर लें ये 30 है, तो 30 मेल्स हैं आपके डाटा में, तो ये 30 को शो कर रहा है। इसी तरह एक और बार है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़ीमेल के लिए है, और फ़ीमेल की ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कितनी है। सपोज़ ये 50 पॉइंट है, 50 फ़ीमेल्स हैं आपके डाटा के अंदर, तो इसी तरह ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई और डाटा की कैटेगरीज़ भी हैं तो उनको भी आप सिंपल बार ग्राफ के ऊपर सेपरेटली जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम मीन स्कोर्स को भी लेके आते हैं, लेकिन आपने जो कैटेगरीज़ बनानी है ना, नॉमिनल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंटरवल रेशो के डाटा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं करते, ठीक है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आप 3rd चैप्टर में जहाँ पे मेथडोलॉजी का करते हैं, या 4th चैप्टर में जहाँ पे आप डेमोग्राफिक जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी डिटेल को बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर मल्टीपल बार ग्राफ है। मल्टीपल बार ग्राफ में मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। अब मल्टीपल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। सपोज़ ये आपका उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स की, बायो की और जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है या उनके स्कोर्स के बारे में बताना है, तो ये एक ही गो में, वन गो में ये एक बनाया, इसी तरह ये दूसरा, और फिर इसी तरह ये तीसरा, ठीक है। ये फ़र्ज़ कर लें मैथ्स के स्टूडेंट्स की तादाद है, ये बायो के हैं और ये कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये सारे मेल स्टूडेंट्स हों, ठीक है। और अगर फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी बनाना है फ़र्दर आगे, तो आप इन्हीं फ़र्ज़ कर लें मैथ की जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। और इसी तरह इतने जो हैं वो बायो के हैं, और सपोजिटली के ये सारे जो है कंप्यूटर साइंस के हैं। यानी कंप्यूटर साइंस, बायो और मैथ्स 3 कैटेगरीज़ थी, फीमेल्स थे, उनको एक ही ग्रुप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यानी मेल्स थे, जो मेल्स के अंदर 3 कैटेगरीज थी, तो इनको 3 ग्रुपों में प्रेजेंट कर दिया। ये मल्टीपल बार ग्राफ है। एक्सेल के अंदर जो है ना मल्टीपल बार ग्राफ ज़्यादा अच्छा बनता है बनिस्बत जो है ना वो SPSS के अंदर। सिंपल बार ग्राफ भी जो है वो अगर आप MS एक्सेल के अंदर बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत ग्राफ बन जाते हैं। मल्टीपल बार ग्राफ तो अक्सर आपको ज़्यादा अच्छे बनेंगे ही एक्सेल के अंदर, और स्पेशली जब हम बाज़ दफ़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो जो उनके थीम्स निकालते हैं या कोड्स निकालते हैं उनको भी प्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीपल बार ग्राफ वहाँ पे ज़्यादा सूट करते हैं। अच्छा, बॉक्स प्लॉट क्या है। नेक्स्ट जो है वो बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट बड़ा अहम ग्राफ है। ये यूजुअली हम बनाते हैं कि जब
आपने आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। डाटा के अंदर बाज़ दफ़ा आउटलायर्स होते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं बॉक्स प्लॉट की मदद से, और ये इंटरवल रेशो डाटा के लिए बनाए जाते हैं। जब आपका डाटा कॉन्टीन्यूस हो, इंटरवल रेशो में हो, तो उस वक्त बॉक्स प्लॉट बनाए जाते हैं। और इनकी कोई डायग्राम इस तरह की बनती है कि यूँ करके एक बॉक्स होता है, ठीक है, और दरमियान में एक लाइन लगी होती है और फिर नीचे लाइन, और इस तरह ये मैक्सिमम को शो करता है, ये मिनिमम को शो करता है, ठीक है। और ये जो लाइन है पहली फर्स्ट वाली, ये Q1 को शो करती है, और ये लाइन Q3 को शो करती है, ठीक है। इसको विस्कर कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये विस्कर कहलाती है, ठीक है, ये भी विस्कर कहलाती है। अच्छा, अब ये जो दरमियान वाला एरिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ये Q3 माइनस Q1, यानी क्वार्टाइल 3 डाटा का जो क्वार्टाइल 3 है 75% डाटा, और ये 25%। इनका जो डिफरेंस है ये Q3 माइनस Q1 है। इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ये नॉर्मल डाटा है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको, और ये मीडियन है, ये जो दरमियान में है ना, ये Q2 है, इसको मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, जब आप इसको प्लॉट करते हैं ना, तो जो वैल्यूज़ आउटलायर्स होती हैं आपके डाटा के अंदर, वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाती है। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें डॉट लगा हो, 27 लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 39 लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मे बी 76 लिखा हो या 67 लिखा हो। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आउटलायर्स हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये हाई वैल्यू हैं, ये लो वैल्यूज़ हैं। इनको जब आप डाटा से निकालते हैं तो आपका डाटा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट बेसिकली डाटा की नॉर्मेलिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते हैं कि आउटलायर्स सामने आ जाएं तो डाटा नॉर्मल किया जा सके। बाकी ये जो Q2 है, ये कभी आपको इधर नज़र आएगा और कभी इधर, मीडियन यानी इस बॉक्स के कभी नीचे और कभी ऊपर होगा। वो उसका मतलब ये होता है कि डाटा स्क्यूड है, यानी आउटलायर्स नहीं है, लेकिन डाटा जो है ना वो थोड़ा सा स्क्यूड है, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। ओके, इसके बाद जो प्लॉट्स हैं हमारे पास, वो अगर इसी को हम थोड़ा नॉर्मेलिटी के साथ जोड़ें ना, तो डाटा नॉर्मल वो होता है जो बेल शेप्ड कर्व में आता है ना, ठीक है, जिसका मीडियन बिल्कुल दरमियान में होता है ना। ये मीन, मीडियन और मॉड जिस डाटा का सेम हो वो डाटा नॉर्मल कहलाता है। और ये सिमेट्रिकल होता है, जितना ये इधर एरिया कवर किया हुआ है उतना ही एरिया ये इधर भी कवर करता है। सिमेट्रिकल डाटा होता है, नॉर्मल डाटा होता है। इसमें मीन, मीडियन, मॉड जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। और डाटा स्क्यूड कब होता है? दो तरह का डाटा स्क्यूड होता है, वो भी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये आपके पास ग्राफ है, या तो पीक इधर है और टेल इधर है, ठीक है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होता है। और अगर आपके डाटा की जो टेल है वो राइट साइड पे हो, टेल लेफ़्ट साइड पे हो, ठीक है, और पीक राइट साइड पे हो, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, जिसकी राइट टेल है, जो लेफ़्ट टेल है वो नेगेटिवली स्क्यूड डाटा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, स्कैटर प्लॉट। आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ है, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट यूजुअली जो है ना वो लीनियरिटी को चेक करने के लिए होता है, और रिग्रेशन एनालिसिस में हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब ये हम क्लेम करते हैं कि डाटा एक्स और वाई वेरिएबल में, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में लीनियर रिलेशनशिप है, और ये स्कैटर प्लॉट ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और इस तरह का स्कैटर डाटा जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। अब ये स्कैटर प्लॉट अगर इस डायरेक्शन में है, और अगर इसकी हम एवरेज लाइन या मॉडल फिट लाइन जब बनाते हैं रिग्रेशन की, तो हमें पता चलता है कि ये एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी साथ साथ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है ये एरर टर्म कहलाती है या रेजिजुअल कहलाता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि जो डिस्टेंस है इस ये वाला नीचे लाइन से नीचे डिस्टेंस नेगेटिव होता है और ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर इन सब को, इन एरर टर्म्स को सम करें तो ज़ीरो आता है, ठीक है, आना चाहिए अगर ये नॉर्मल है और ये
डाटा जो है वो लीनियरली जो है वो रिलेटेड है एक्स और वाई, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में बाज़ दफ़ा स्कैटर इस तरह भी होता है कि आपका जो डाटा है वो यूँ स्कैटर्ड हो, ठीक है। तो इस सूरत में लाइन ऐसे बनेगी और एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, यानी एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है साथ साथ, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है, और इन्वर्स कोरिलेशन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट होगा, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, ठीक है। और स्कैटर प्लॉट तीसरा इस तरह का होता है कि जिसमें यूँ करके हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाती है, ठीक है। तो ये नो रिलेशन को शो करता है, यानी x तो बढ़ रहा है लेकिन y ज़ीरो ही है, y स्टैटिक है, y कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही, तो x और y में ज़ीरो रिलेशनशिप है। तो स्कैटर प्लॉट यूजुअली जब आप रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं ना तो वहाँ पे इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक है, और स्कैटर प्लॉट भी जो है ना वो रेशो इंटरवल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आप देखें कि पाई चार्ट या पाई ग्राफ यूजुअली इस तरह का होगा कि सर्कल होगा, सर्कल में डिवीजन्स कर दी जाती हैं। सपोज़ अगर ये 20% ऑफ द डाटा है, ये 20% ऑफ द डाटा है, ये 30% है, तो ये कितना रह गया 30, 20, 50, 70 और ये 30%, ठीक है। ये बेसिकली आपने कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि पाई चार्ट बनाते कैसे हैं। फ़िलहाल आपको ये जानना है कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट में यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। जो पहला ये कलर है फ़र्ज़ कर लें ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और ये मैथ के हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें इंग्लिश के हैं और ये वाले जो है वो कंप्यूटर साइंस के हैं। तो हमने इसको प्रेजेंट किया है ऑन द ग्राफ, ठीक है। कोशिश करें कि जब आपकी कैटेगरीज 5-6 से बढ़ जाए ना तो फिर आप पाई चार्ट ना बनाएं, फिर आप कोई और चार्ट बनाएं, क्योंकि पाई चार्ट ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेबल तभी होगा जब, या ज़्यादा अच्छा समझ तभी आएगा जब आपके पास कैटेगरीज कम होंगी, ठीक है। ओके, ये परसेंटेज में शो करते हैं और ये भी बेसिकली नॉमिनल डाटा के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अक्सर हम जब डेमोग्राफिक की डिटेल दे रहे होते हैं तो या रिस्पोंडेंट्स की डिटेल दे रहे होते हैं तो पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक है लाइन चार्ट। लाइन ग्राफ जो है ना वो ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मैचेस भी देखते हैं ना तो मैचेस में आपको एक लाइन नज़र आती है कि कितने ओवर्स गुजर गए हैं, कितना रन रेट है, या स्कोर कितना है, टोटल स्कोर कितना है, ठीक है, या ओवर के साथ साथ स्कोर्स में किस तरह इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ठीक है। तो आपने अक्सर ऐसी लाइनें बनी हुई देखी हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी टीम की भी जो लाइन बनी होती है बाज़ ऐसे चली जाती है, बाज़ ऐसे। और ये ट्रेंड्स को फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 10वें ओवर में शो हो रही है और यहाँ पे 20 ओवर गुजरने के बाद शो हो रही है, यहाँ पे 30 के बाद शो हो रही है, इस तरह बाकी भी। तो ये ट्रेंड्स को शो करती हैं लाइंस, ठीक है। और ये कंटिन्यूस डाटा के लिए यूजुअली बनाई जाती हैं। ट्रेंड लाइंस, ग्राफ लाइंस की सूरत में होता है और ये ट्रेंड्स को शो करता है। बेसिकली जो हिस्टोग्राम होता है ना उसी से ये ट्रेंड लाइंस बनती हैं। और ये भी बेसिकली यहाँ पे इस साइड पे आपकी एक वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे एज है, फ़र्ज़ कर लें इधर एज लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उनकी हाइट कितनी है, जो इतनी एज वाला है उसकी हाइट कितनी है, या हम कह सकते हैं कि एज है इधर IQ है तो हम इसको प्रेजेंट कर दें, ठीक है। या हम कहें कि एज बढ़ती जाती है तो उससे आपकी IQ पे क्या फ़र्क पड़ता है वो इधर शो हो जाएगा। अच्छा, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिलीफ्स लोगों के जो पहले हमने लिए वो इस तरह के थे, जब दूसरी दफ़ा लिए इस तरह थे, जब तीसरी दफ़ा लिए इस तरह। तो ट्रेंड शो होगा कि बिलीफ्स अब स्टैटिक हैं या बिलीफ्स में कुछ चेंज आ रही है, ठीक। ओके, लास्ट में है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली जो है ना वो कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ होता है, ऑर्डिनल डाटा के लिए भी यूज़ होता है, इंटरवल रेशो के लिए भी होता है, लेकिन ज़्यादा इंटरवल रेशो के लिए ये बनाया जाता है।
इसमें इस तरह का सेटअप होगा। मिसाल के तौर पर ये आपका एक हिस्टोग्राम मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए भी हिस्टोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अब ये इस वक्त अगर इनकी लाइनों को मिलाया जाए ना, इन डॉट्स को, सेंटर्स को, तो ये आपको एक ना इस शेप में कोई कर्व मिलेगी, ठीक है। इसमें डाटा थोड़ा सा ऐसे फीलिंग ये है कि शायद यहाँ पे थोड़ी सी पीक कम है, तो ये तकरीबन डाटा नॉर्मल शो होता है। अब ये कंटिन्यूस डाटा के लिए है चूँकि, तो अक्सर जब आप रिग्रेशन वगैरह रन करते हैं या नॉर्मेलिटी चेक कर रहे होते हैं तो आप हिस्टोग्राम भी प्लॉट करते हैं, जिससे शो होता है कि डाटा स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली है, या नॉर्मल डाटा है, ठीक है। और इंटरवल रेशो डाटा के लिए, कंटिन्यूस डाटा के लिए हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है। बेसिकली तो जो प्लॉट होता है वो क्लासेस के दरमियान होता है ना, 20 से 30 तक जो एज है उसकी क्या वैल्यू है, 30 से 40 तक जो एज है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। 40 से 50 तक एज है उसकी क्या वैल्यू है। तो ये IQ भी हो सकता है या EQ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट की जा सकती है, ठीक है, जो इस रेंज के अंदर आती होगी। फिर ये रेंज इक्वल होगी, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये एज अगर है तो ये इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है ना उसकी वैल्यूज़ इधर प्लॉट होती जाएंगी। ये EQ हो सकता है, ये IQ हो सकता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकती है, कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ये हो सकता है। आई होप कि आपको ग्राफ्स से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको अगर मज़ीद क्वेश्चन करने हो तो आप जो है ना वो कमेंट्स में कर सकते हैं। इन ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर या SPSS के ऊपर, उसकी जो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ड्रॉ कैसे करने हैं। यार रिसर्च का डाटा जब आएगा आपके पास तो आप ये देखें कि उस डाटा का मेजरमेंट लेवल क्या है और उसको कौन सा ग्राफ सूट करता है। फिर आपको अगर ड्रॉ करना हुआ तो आप नीचे लिंक में जो वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसको देखेंगे तो आपको ग्राफ्स को ड्रॉ करना भी आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।